हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास, जो बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं इतिहास के लिए। इतिहास में आधुनिक भारत इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा है वो बीए थर्ड सेमेस्टर वालों बच्चों के लिए है, जिसमें से हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। आधुनिक भारत इतिहास में सबसे पहले हमें पढ़ना यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, ये पढ़ना है। बंगाल के नवाब और अंग्रेज, बंगाल के नवाब जो थे और अंग्रेज के बीच जो वो हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी उसको पढ़ना है। फिर अग्ल मैसूर संबंध पढ़ना है, अग्ल मैसूर संबंध पढ़ना है। उसके बाद में सिख धर्म, सिखों का अंग्रेज़ों से संबंध क्या था, जो सिख धर्म हमारा था और सिखों का अंग्रेज़ों से संबंध क्या क्या थे वो पढ़ना है। उसके बाद में हमें भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय पढ़ना है। उसके बाद में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनजाति आंदोलन क्या क्या हुए थे, जो ब्रिटिश हुकूमत था, जो भारत में ब्रिटिश हुकूमत चल रहे थे उसके खिलाफ जनजाति आंदोलन चले थे वो पढ़ना है। उसके बाद में हमें 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको पढ़ना है। 1857 की क्रांति ही इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति हमें पढ़ना है, 1857 की क्रांति। उसके बाद में हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद में हमें सबसे पहले अब हम देखते हैं यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन कैसे हुआ। जो यूरोपीय कंपनी था उसमें भारत का आगमन कैसे हुआ ये देखते हैं। जैसे सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, जो यूरोपीय कंपनी था, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, जो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ। जो भारत में यूरोपीय कंपनी सबसे पहले जब आया वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ। जब यूरोपीय कंपनी जो थे वो भारत में उद्देश्य करने के वजह से आए थे, लेकिन वह भारत की विविधता से प्रभावित होकर धीरे धीरे घुसपैठ करने लगे। जो भारत की जो व्यवहार था उससे वो प्रभावित हो गए, फिर धीरे धीरे वो और अंदर घुसपैठ करने लगे और अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का सही क्रम जो है वो देख लेते हैं। जब पहले कौन आया, पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में सबसे पहले जो 1498 में जो नाविक आया था कौन आया था, भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज आप बता देंगे कि भारत की खोज जो किसने किया, तो भारत की खोज किसने किया, तो बता देना कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नाविक जो था, वास्को डी गामा जो थे वो सबसे पहले भारत का खोज किया था। और अगर आपसे पूछ लें कि सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन जब हुआ सबसे पहले कौन आया, तो वह पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आया, उसके बाद में अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए।
ऐसे ही क्रम चलता रहा। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन व्यापार के उद्देश्य से हुआ, लेकिन वह भारत की विविधता से प्रभावित होकर धीरे धीरे घुसपैठ करने लगे और अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन सही क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश हुआ। उसके बाद में आगे देखते हैं पुर्तगाली जो आया है सॉरी, आप नोट्स बनाते चलिए। पहले पुर्तगाली आए। भारत में पहला पुर्तगाली तथा पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा करके अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था। वह इस नए समुद्री मार्ग की खोज करके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर उसका स्वागत हिंदू शासक जुमोरिन ने किया। जुमोरिन जो था उस नाविक जो वास्को डी गामा था उसका स्वागत किया गया। वास्को डी गामा को पहले से व्यापार कर रहे अरबों के विरोध का सामना करना पड़ा था। जो वास्को डी गामा था, जो अरब से व्यापार चल रहा था, विरोध चल रहा था उससे, तो उसका सामना भी उसे करना पड़ा था। 1499 में वापस लौट गया। यानी जो वास्को डी गामा जो था 1498 में भारत आया, उसके बाद में 1498 में वापस लौट गया। वह जिस माल को लेकर गया था, विशेषकर काली मिर्च, आपसे पूछ सकते हैं कि जो अंग्रेज वास्को डी गामा आया था वो सबसे ज़्यादा किस माल को लेकर गया था, तो वो सबसे ज़्यादा काली मिर्च को लेकर गया था। उसकी पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना अधिक दामों में बेचा था। जो उसकी पूरी यात्रा में जितना पैसा खर्च हुआ था उससे 60 गुना ज़्यादा वो मुनाफा उसने कमाया था। सन 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और 1509 ईस्वी तक रहा। इसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अलबुकर्क को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिनमें पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया गया। अलबुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया तथा उसे प्रमुख व्यापार केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 ईस्वी को खोल दी थी। 1538 ईस्वी में निन्ना द कुन्ना गवर्नर बना। उसने राजधानी को कोचीन से गोवा हस्तांतरित की। 1542 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा गवर्नर बना तथा उसके साथ जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया, उसके साथ आया था। उसके बाद में 1961 में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ, जिसमें पुर्तगाली द्वारा बम्बई अंग्रेजों को दहेज दे दिया गया था। भारत में पुर्तगाली द्वारा मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मकई लाया गया था। जो मध्य अमेरिका जो था वहाँ से क्या क्या आया था, आलू आया था, आलू लाया गया था, आलू आया, मकई आया। उसके बाद में निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस, सूत्रपात करने में पुर्तगालियों का योगदान रहा। इतना चीज़ जो थे वो मध्य अमेरिका से आया था। उसके बाद में डच आ जाते हैं। डच को देखते हैं। डचों का आगमन भारत में पुर्तगालियों के बाद
हुआ। डच पहली बार भारत में 1596 में आए थे। 1602 ईस्वी में डच संसद के आदेश अनुसार डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। डचों द्वारा भारत में पहली कोठी मसूलीपट्टनम 1605 में स्थापित की गई। इनके अन्य कारखाने पल्लीकट, सूरत, भीमिलीपट्टनम, कारिकल, चिंसूरा, पटना, नागापट्टनम आदि जगहों पर भी थी। 17वीं शताब्दी में डच महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में रहा। वह भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करते थे। 18वीं शताब्दी में डच शक्ति अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लगी। अंग्रेजों एवं डचों के बीच 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। 1759 में एक युद्ध हुआ था अंग्रेज और किसके बीच में, पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि अंग्रेज एवं डच के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो अंग्रेज और डच के बीच बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच शक्ति पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। 1795 तक अंग्रेजों ने उन्हें भारत से व्यापार बाहर निकाल दिया और 1795 तक जो अंग्रेजों ने उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया। उसके बाद में अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज आए। यूरोप से आने वाले सभी व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सबसे अधिक प्रभावशाली थे। जो यूरोप से जो आए थे, यूरोप से आने वाले जो व्यापारिक कंपनियों में से अंग्रेज जो था सबसे अधिक प्रभावशाली था। सबसे ज़्यादा ताकतवर जो था वो अंग्रेज थे। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था, जिसके तहत वह 15 वर्ष तक भारत से व्यापार कर रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ, 1609 ईस्वी में भारत से व्यापारिक कोठी खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस जो था मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था, किंतु प्रारंभ में उसे अनुमति नहीं मिली। सपली का युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली की पराजित किए जाने वाले जहांगीर कारखाना लगाने के लिए राजी हो गया। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। जो जहांगीर का दरबार था उसमें पहुंचाया। थॉमस रो एकमात्र उद्देश्य था जहांगीर से व्यापारिक संधि करना और विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठी खोलना। अंग्रेज द्वारा भारत में पहली कोठी फैक्ट्री सूरत में खोली। जो अंग्रेज द्वारा सबसे पहली जो फैक्ट्री खोली गई थी वो सूरत में खोली गई थी, सूरत में खोली गई थी। एवं दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर व्यापारिक कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। पुर्तगालियों से दहेज में प्राप्त मुंबई को 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। 1698 में सुल्तानती कालीकट गोविंदपुर की जमींदारों अंग्रेजों ने 1200 रुपये में प्राप्त की, जो बाद में विकसित होकर कलकत्ता के रूप में उभरे, जिसे फोर्ट विलियम कहा गया। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर बना। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन ने मुगल सम्राट फारूक शीर दरबार एक मिशन के साथ गया, जिससे उसने फरमान प्राप्त की कि 30
तीन हजार रुपये वार्षिक किराए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं। ये था। फिर उसके बाद में डेनिश आते हैं। डेनिश जो था, डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप नोट्स बनाते चलिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब की बार जो पेपर होगा हम लोग का, जो BA 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जो पेपर होगा वो लिखित परीक्षा होगा, लिखना रहेगा। तो आप जब पढ़े रहेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और इसे नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो मेरा चैनल है न्यू एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्दी मिलते रहे। और जो नए मेरे चैनल का जो नाम है मेरे चैनल का जो नाम है पेन मेरा थोड़ा चल नहीं रहा है, न्यू एजुकेशन एकेडमी मेरे चैनल का नाम है। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में इसे ख़त्म करते हैं। डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित किया गया। कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही। जो कंपनी था वो असफल रहा। अनंत 1845 तक अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेच कर चले गए। डेनिशों ने 1620 ईस्वी में तोकोबार तमिलनाडु तथा 1676 में सेरामपुर बंगाल में अपनी कुछ फैक्ट्री और बस्ती बसाई थी जिसमें सेरामपुर प्रमुख थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री के कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में प्रथम फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल कहा जाता है। 1678 में फेको केरो ने औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर सूरत में पहला कारखाना खोला। फ्रांसीसी द्वारा दूसरी कोठी मसूलीपट्टनम में 1659 में खोली गई थी। फ्रांसीसी मार्टिन ने 1673 में वालीकोडापुर के सूबेदार शेर खां से पुडुचेरी गांव प्राप्त किया जिससे पुडुचेरी की नींव पड़ी। मार्टिन ने पुडुचेरी की स्थापना की थी और वह उसके पहले प्रमुख थे। 1674 में बंगाल के सूबेदार शास्ता खां ने फ्रांसीसी को चंद्रनगर में कोठी निर्माण की अनुमति दी। 1742 में बाद डुबले का भारतीय राज्य में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार हुआ जिसकी वजह से अंग्रेजों से उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन दोनों शक्तियों के बीच 3 युद्ध हुए जो कर्नाटक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपसे पूछ सकता है कि कर्नाटक युद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था हमारा 1746 में से 48 हुआ और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हमारा 1749 से 54 तक लड़ा गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हमारा हुआ 1757 से 63 में हुआ। अब आज से ये मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल का नाम है न्यू एजुकेशन एकेडमी। जो मेरा चैनल नाम है उसका नाम वो चैनल जो बना है उसको सब्सक्राइब कर नोट्स बनाते चलिए। जय हिंद, जय भारत।